हाँ? तो आप सबका स्वागत है। वर्ण परिचय जो है हिंदी का आधार है, एकदम आधार है। और वर्ण से इतने सारे प्रश्न बनते हैं कि आपको लगेगा कि यार भाई ये तो हमने पहले सुना ही नहीं था। उदाहरण के लिए मैंने कुछ प्रश्न वर्णों से संबंधित आपके सामने रखे हैं। आप इनको धीरे धीरे उतार लीजिए, इन प्रश्नों को। फिर मैं इसका उत्तर दूंगा और फिर इसका कंसेप्ट समझा दूंगा कि क्या है, स्वरों की परिभाषा क्या है। चौथा प्रश्न ले रहा हूं मैं, स्वरों का दूसरा नाम क्या है? स्वरों का दूसरा नाम या अपर पर्याय अपर पर्याय क्या है? स्वरों का दूसरा नाम या अपर पर्याय क्या है? ये हमने प्रश्न लिया चौथा। और पांचवा प्रश्न ले रहा हूं मैं। औ का घटक क्या है? 5 प्रश्न लिए हैं, इसकी चर्चा करूंगा मैं और सारे स्वरों को बताऊंगा अभी लिख के सारा। फिर इसमें से और भी प्रश्न हमारे निकलेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास जो स्वर हैं वो हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। बाकी अह और ओ, ये जो चीजें हैं ये ये भी जानने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो देखिए मैं शुरू करता हूं। ये आपके प्रश्न हैं। देखिए सामान्य प्रश्न तो है ही। सामान्य प्रश्न जैसे हम लें यदि, तो हमारा जैसे छठा प्रश्न ले सकते हैं स्वर कितने हैं हिंदी में, है ना। सातवां प्रश्न ले सकते हैं ह्रस्व स्वर कितने हैं हिंदी में, ह्रस्व स्वर। देखिए हमने ऐसा प्रश्न कोई लिया नहीं अभी। जो सरल वाला प्रश्न था उसको मैंने नहीं लिया है। मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो संभावित हैं परीक्षा में। तो स्वर कितने हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं, हम 8वें प्रश्न के रूप में ले रहे हैं दीर्घ स्वर कितने हैं, है ना, दीर्घ स्वर कितने हैं। हम 9वां प्रश्न लेंगे सानुनासिक स्वर कितने हैं, सानुनासिक स्वर कितने हैं। और 10वां प्रश्न लेंगे हम, आपके कभी भी कैसे भी आ सकता है ये, 8वां स्वर कौन सा है, 8वां स्वर कौन सा है, ये हमारा प्रश्न है 10। ठीक है, तो देखिए 1 से 5 वाला जो है थोड़ा सा श्रम साध्य इसे कहते हैं ना, थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ये वाले प्रश्न तो आराम से किया जा सकता है। स्वर कुल कितने हैं भाई, तो स्वर तो साहब ये हैं, कुल देख लो कितने हैं, 11 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर 1, 2, 3 और ये 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर ये रहे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर हैं। और अंतिम वाले 4 को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। आज मैं स्वर को खत्म करके आगे बढ़ूंगा। इसका नाम है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब आपके सामने ये 5 प्रश्न हैं। दीर्घ स्वरों का आधार क्या है, ह्रस्व होने का या दीर्घ होने का क्या आधार होता है, क्या सोचते हो आप? जैसे हम कुछ भी चीज लिखते हैं, इसका मुख्य काम क्या है, लेखन करना।
तो ह्रस्व बोलना, दीर्घ बोलना, इसका पीछे का क्या लॉजिक है? क्यों बोलते हैं ह्रस्व स्वर, क्यों बोलते हैं दीर्घ स्वर? एक तो प्लुत स्वर भी होता है संस्कृत में, हिंदी में प्लुत स्वर का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। तो दीर्घ स्वरों का आधार क्या है? तो बहुत सिंपल है, देखिए कंसेप्ट पता होगा तो कैसा भी प्रश्न बनाएगा परीक्षक, आपसे उसका उत्तर हो जाएगा। जब हम स्वरों को बोलते हैं ना, तो इसके बोलने में समय लगता है। अ वाले को बोलने में कम समय और आ को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो हमारा देखा जाए तो ये काल जो है ना, काल, अवधि, समय, समय ही इसका आधार। हम कहेंगे दीर्घ स्वरों का आधार क्या है? तो दीर्घ स्वरों का कालमान आधार है, यानी काल, टाइम जो है वो इसका आधार है। छोटे स्वरों को कम समय में बोलते हैं, बड़े को, जैसे हमें बोलना हो कमल, तो कमल में क्या है? कमल में क है, अ है, म है, अ है, ल है, अ है, हमने बोला कमल। वही हमें बोलना होता का माता, शब्द है का माता, माँ कौन है? तो का माता। तो अब का, अब का बोलते समय क बोला, लेकिन का बोलते समय हम का बोलेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके बोलेंगे। तो दीर्घ बोलने का या ह्रस्व बोलने का आधार क्या होता है? समय होता है। तो हम क्या लिखेंगे? काल आधार है। इसका उत्तर क्या होगा? काल। ये हमारा दीर्घ स्वरों का आधार क्या है? काल आधार है। ह्रस्व का आधार क्या है? काल आधार है। प्लुत का आधार क्या है? काल आधार है। ये सब काल के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत किए गए हैं। इसीलिए इसीलिए देखिए, जब नीति शब्द बोला जाएगा ना, नीति, जो हिंदी जानता है, शुद्ध हिंदी जानता है, हिंदी बेल्ट का है, शुद्ध सीखा है बचपन से, तो नीति को वो पढ़ेगा नीति, नीति, नी को बड़ा बोलेगा, ती को छोटा बोलेगा, नीति। यह नीति कृष्ण की नीति है, यह चाणक्य नीति है। तो नी को बड़ा करके बोलने में, ती को छोटा करके बोलने में एकदम शुद्धता नजर आती है, नीति। और यदि हमें पता नहीं हो कि नी बड़ी बोलनी छोटी बोलनी है क्या है, तो हम यदि ऐसा बोलेंगे नीति, नीति बोलेंगे तो शब्द ही अटपटा लगेगा। तो इस तरह से लघु और गुरु, समय ज़्यादा लेना, जहाँ कम लगना, यही दीर्घावधि का आधार होता है। ये कंसेप्ट मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। ऐसा कौन सा स्वर है जो व्यंजन से साम्य रखता है? तो व्यंजन से समानता रखने वाला जो स्वर है ना, री है। री कैसे है? देखो, इसको बोल के देखो आप। जब हम अ बोलते हैं, अ, आ, ई, हमारे दूसरे अंग काम में नहीं आते हैं, खुला रहता है मुंह। हमारे जो विवर्त है, सारे जो अंग प्रत्यंग खुले रहते हैं, अ, आ। और जब हम री बोलते हैं तो री बोलने में र आ रहा है, ई आ रहा है, र आ रहा है और ई आ रहा है। इसका मतलब र के साथ साथ ई भी आ रहा है। ऐसा केवल व्यंजन के उच्चारण में होता है। व्यंजन में यदि आप क बोलते हो तो क बोलते समय क बोला जाता है, साथ साथ अ बोला जाता है। ऐसा री बोलने में र बोला जा रहा है और ई बोला जा रहा है, इसलिए री को हम क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा स्वर व्यंजन से सामने रखता है? ऐसा स्वर है कौन सा? री। री ऐसा स्वर है जो व्यंजनों से साम्य रखता है। स्वरों की परिभाषा क्या है? स्वरों की परिभाषा इसी शब्द में छिपा हुआ है। स्व यानी अपने आप, र माने आवाज करना, जो अपने आप आवाज करता हो, जो शब्द, जो अक्षर, जो अपने आप उच्चरित होता हो, उसे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वर। तो स्व माने क्या हुआ? स्वयं, स्वयमेव। जो स्वयमेव आवाज करे, र माने होता आवाज करना, जो स्वयमेव आवाज करे, स्वयमेव उच्चरित हो, उसको स्वर कहते हैं। अभी देख लो बोल के, अ आ बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम क ख बोलते हैं ना, तो उसमें क बोला जाता है, उसके साथ और बोला जाता है, यानी स्वरों की सहायता लेके व्यंजन बोले जाते हैं। तो हमारी परिभाषा ये हो जाएगी कि सर स्वयमेव जो उच्चरित होता है उसे हम स्वर कहते हैं। और हल्की भाषा में कहें, जो स्वयमेव उच्चरित होता है, जिसे किसी के सहायता से उच्चारण नहीं करते हैं, उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ऐसे बोलेंगे उसका। तो जिस वर्ण के उच्चारण में हम केवल अपने किसी अन्य अंग की अपेक्षा नहीं रखते हैं, न ही व्यंजन की अपेक्षा होती है, उसको हम स्वर कहते हैं। और चौथा है स्वरों का दूसरा नाम क्या है? तो स्वरों का दूसरा नाम है अच। मैं यहाँ उत्तर लिख देता हूँ, स्वरों का दूसरा नाम क्या है? अच। तो ये प्रश्न हमने 5 प्रश्न लिखे हैं, ये 1 2 3 4 5, उसको समझा रहा हूँ मैं, इसे आप ठीक से नोट कर लो। ये थोड़े से उच्च स्तर के प्रश्न हैं। अच्छा, औ का घटक क्या है?
तो औ का घटक हम संधि में और स्पष्ट करेंगे। औ का घटक यदि देखा जाए ना तो औ का घटक एक तो है अ और ओ। घटक का मतलब अवयव, अ और ओ। दूसरा है अ और औ, दो हो गए। तीसरा है अ और आ और ओ। चौथा है आ और औ। इस तरह से इसके 4 घटक हैं। तो ये संधि जब करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। इन चारों को मिलकर वृद्धि संधि होती है। तो औ जो है इन चारों से, हमारा प्रश्न था औ का घटक क्या है, तो औ का घटक वो 4 विकल्प देगा। 4 विकल्पों में से 3 कुछ और रहेंगे, इनमें से कोई एक होगा। तो आपको इनमें से कोई जो एक हो उस पर टिक लगाना होता है, तब आपका उत्तर सही होगा। ये थे मेरे जो प्रश्न थे, वो कठिन वाले थे। थोड़ा सा इसमें आपको एफर्ट्स लगाने थे, प्रयास करना था। अब जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बिना प्रयास के हो जाएंगे, सामान्य जानकारी से हो जाएगा, वो था स्वर कितने हैं, तो स्वर हैं 11। ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर है 4। दीर्घ स्वर कितने हैं, तो दीर्घ स्वर हैं 7, है ना। सानुनासिक कितने हैं, तो सानुनासिक है 11। और 8वां स्वर कौन सा है, तो देख लेते हैं 8वां स्वर कौन सा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एड़ी वाला जो ए है वो 8वां स्वर है। तो कई बार ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं, तो आप कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हाथी निकल जाए और पूंछ अटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न हमने स्वरों के विषय में किया। तो ये स्वर के बारे में है। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन एक बार इतना करना आपको, क्योंकि ये सारे जो और भी लेवल की चीज़ें हैं वो प्रश्न के रूप में आएगा और उसको हम अगले सेशन में समझाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न थे और ये हमारे स्वर के बारे में सामान्य जानकारी थी, जो हमने कल भी बताया था और आज भी मैंने थोड़ा सा स्पष्ट किया। तो प्रश्न ऐसे बन के आते हैं, समझते जाओ, करते जाओ, फिर तो देखो लिखी पढ़ी चीज़ें तो खूब आएंगी आपके सामने। खूब किताबें दुनिया भर का मार्केट में है, मेरी सीटें आएंगी आपके पास, 400-500 पेज की सीट आएंगी। तो खूब सारा मैटर है। यहाँ कैसे घुसे, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ घुस जाए, इसलिए हम लोग बातचीत की शैली में आपसे चर्चा करते हैं। जब आप सुनोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। अब स्वरों के बारे में कोई समस्या है क्या आपकी, कोई चीज़ है क्या? एक सामान्य सिद्धांत हमें, स्वर यही दिखाई देते, यही स्वर हैं बस। अब हमने कल इसका झगड़ा उठाया था, विवाद उठाया था कि भाई संस्कृत में ऐसे माने गए हैं और हिंदी में ऐसे क्यों माने गए, ये भी हमने विवाद उठाया। और हमने ये भी बताया कि अन अ औ को ये स्वर क्यों नहीं माने जाते। तो ये इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि ये अनुस्वार दिखाने के लिए अ लिखा हुआ है, ये स्वर नहीं है। ये तो अ तो आ चुका है, इसलिए इसको हम नहीं काउंट करेंगे। अ में विसर्ग दिखाने के लिए हमने अ लिखा, इसलिए हम अ को काउंट नहीं करेंगे। और अ जो है ये अंग्रेजी के शब्द जो होते हैं कॉलेज नॉलेज वगैरह, उसके लिए हमने इसका आविष्कार किया है, इसको स्वीकार किया है। तो ये जो है ना, इसे कहते हैं गृहीत स्वर, इसे कहते हैं गृहीत स्वर, गृहीत स्वर इसका नाम है। अब देखो मैंने कोई व्यंजन की बात नहीं की, खाली स्वर ही स्वर की बात कर रहे हैं हम कल से। स्वर इसलिए की है ताकि एक एक करके बात समझ में आ जाए। तो व्यंजन वाली बात अब आपके सामने करते हैं। वास्तव में ये जो वर्ण वाला परिचय है ना, वो तो ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में वर्ण है नहीं। सामान्य जानकारी हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें आगे वर्ण के आधार, देखो ABCD बिना जाने हम आगे कैसे करें, 1 2 3 4 5 नहीं जानेंगे, मैथ हो पाएगी क्या? इसलिए उस हिसाब से हम सीख रहे हैं। यदि आपके सिलेबस में वर्ण लिखा होता तो हम और डेप्थ में जाते इसके, लेकिन फिर भी आपको जो पेपर्स वगैरह देंगे हम, उसमें लगभग सारे वर्णों से संबंधित प्रश्न होंगे। अब जैसे डिप्टी जेलर में वर्णों वाला टॉपिक था तो 4-5 प्रश्न ऐसे थे कि वो केवल PSI की तैयारी करने वाले बच्चे नहीं कर पाए। तो इसलिए थोड़ा सा देखो, मैं हर एग्ज़ाम में अपने बच्चों को टॉपर बनाता रहा हूँ। तो टॉपर इसलिए बना पाता हूँ मैं, क्योंकि मैं बच्चों को आलसी नहीं रहने देता। जैसे इतना सिलेबस है, उस सिलेबस की हर चीज़ को बता देते हैं, जितना सिलेबस सब की बता देते हैं। कई बार हम ये सोच लेते हैं यार हो सकता है इससे बाहर ये वाली बात पूछ ले, तो हमें ध्यान में रहता है, तो थोड़ी सी अतिरिक्त बात 5 मिनट लगता है वो भी बता देते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, बच्चा आगे रहता और बच्चों से। कई चीज़ ऐसे भी होती है, मैं देख रहा हूँ पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, जानबूझ के पर्चे जो ऐसे बनाए जाते हैं जो 2-3 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस होता है और वो टच करके जाता है। हम जब पढ़ा रहे होते हैं
तो अब जैसे हम जब समास पढ़ाएंगे तो अलंकार वलंकार बीच में आएगा, तो मैं अलंकारों को टच नहीं करूंगा क्योंकि अलंकार सिलेबस में नहीं है, लेकिन हल्की सी बात 5 मिनट की बात अलंकार का कर दूंगा मैं। उससे क्या कि आपका वो टॉपिक ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो सिलेबस है उसके इर्द गिर्द जो बात होती है वो भी कई बार पूछ लेते हैं वो लोग, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के हिंदी, देखो हिंदी में मास्टरी होना बहुत आवश्यक है, हिंदी आनी ही चाहिए और अच्छी वाली हिंदी आनी चाहिए। रटा घोटा हिंदी से कुछ नहीं होता है, बढ़िया वाली हिंदी आनी चाहिए। चलिए हम आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको अब हम लेते हैं व्यंजन से संबंधित बात लेते हैं। तो व्यंजन में नाम लिख देता हूं और व्यंजनों को यहाँ लिखता हूं। हमारा जो स्वर था आपने देख लिया था, क्या क्या स्वर था? स्वर तो थे 11, ये हमारा आधिकारिक यही 11 स्वर थे, और एक था आगत स्वर, 2 बात है ना, और एक अनुस्वार वाला बनता है, एक चंद्र बिंदु वाला बनता है, ये अनुनासिक हो गया, यह अनुस्वार हो गया, यह अनुनासिक हो गया। तो इसको स्वतंत्र रूप से हम 11 में शामिल नहीं करेंगे। और ये आपका अंग्रेजी शब्दों के लिए है, इसलिए हमारा मूल जो माना जाता है वो 11 ही माना जाता है। अब इसी 11 के बहुत सारे भेद विभेद किए थे, छोटा बड़ा संयुक्त ये सब किया था। ये स्वरों के बारे में थी, बिल्कुल ये तद्भव पहचानने में, बिल्कुल तद्भव तत्सम में एक इसका एक इकाई है, एक सेगमेंट ऐसा है जो तुरंत पहचान में आ जाए कि तद्भव तत्सम है। इस बार भी तद्भव तत्सम वाले ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो बड़ा मुश्किल होता है पहचानना। कल ही एक एग्जाम हुआ था, परसों, आज क्या दिन है, आज तो मंगलवार है ना, तो संडे को एग्जाम हुआ था RJS का। तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे थे, शायद 2 प्रश्न थे तत्सम तद्भव वाला। मैं देख रहा था एक बंदा वो बता रहा था, वो सॉल्व करवा रहा था, वो सरेआम गलत बताया जा रहा था। मैंने तो कुछ किया नहीं था, टाइम कहाँ है कुछ छेड़ू बेकार में। और वो कोई लॉ वाले थे, वो लॉ का वकील था वो, और वकील कहाँ से हिंदी जानने लग गए। वकीलों को हिंदी बहुत खराब होती है, मैंने देखा, साथियों को देखता रहता हूँ मैं। तो वो मतलब बेशर्मी की हद हो गई, बताया जा रहा। मैंने कहा यार भाई, फिर मैं दूसरा चैनल देखा तो वहाँ ठीक से कर रहा था वो जो सही था, क्योंकि वो जो दूसरा जो चैनल था ना वो हिंदी का अध्यापक था, तो सही बता रहा था। ये तो वकील साहब बोले जा रहे थे खटाखट। मैंने कहा भाई रे भाई, तुम्हें कितने लोग देख रहे हैं यार, मैं देख रहा हूँ। अब मुझे क्या फटाफट पेपर देखना था कि देखिए यार कैसा पेपर रहा कल। बच्चों ने फोन तो कर दिया, और बच्चे तो 1-2 बात करते हैं, मुझे पूरा 15 प्रश्न देखने थे। तो मैं ढूंढ रहा था, तो जो भी सामने आता खोल के देख लेता था मैं। तब मेरे को पता चला देखो ये स्थिति है, नहीं आता तब भी बोलते चले आते। वो जो हिंदी वाले टीचर से, उनसे भी गलती हुई है। पेपर इस बार का अच्छा था। हर बार RJS वाला जब पेपर होता था, RJS वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, RJS का पूरा सिलेबस और आपका सिलेबस एक जैसा है। PSI का और RJS का पेपर बिल्कुल एक जैसा है, दुनिया भर की बातें उसमें एक APU का एग्जाम होता है, उसमें भी आपका सारा सिलेबस है, और आपका JLO का होता है उसमें भी आपका, तो लॉ वाले और आपका सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। तो हर बार 2-3 क्वेश्चन गलत होते थे। इस बार एक प्रश्न विवादास्पद है, बाकी सब प्रश्न सही है, सब बढ़िया पेपर बनाया था, ठीक है ना। तो हम स्वरों की बात करके व्यंजन पे आते हैं। देखो व्यंजन के बारे में हम 4-5 बातें करेंगे। पहले तो हम करेंगे उद्देश्य। एक होता उद्देश्य, एक होता उद्देश्य। अब देखो मैं शुरुआत ही ऐसा कर रहा हूं, भगवान ने चाहा तो यही आ जाए शब्द युग में। भाई उद्देश्य में क्या अंतर है आपको पता है? उद्देश्य तो पता है, लक्ष्य। इसका क्या मतलब है? उद्देश्य का मतलब होता है किसी पाठ का उच्चारण करना। जैसे 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों का नाम ले लिया मैंने, ये उद्देश्य हो गया। तो जो हमारा टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक? व्यंजन है। तो व्यंजन का मैं नाम लेता हूं, तो सबसे पहले हम सारे व्यंजनों का नाम ले देंगे, यहाँ पे सब सारे व्यंजन में लिखेंगे। तो शब्द युग में उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य। ये लक्ष्य मेरा अभी लक्ष्य नहीं है ना, अभी मेरा उद्देश्य का मतलब है, देखिए मैं व्यंजनों को लिखता हूं। व्यंजन हमारे पास है क, ख, ग, घ, ङ। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है,
इन सब का उच्चारण जानना। ज झ। कल ही एक बच्चे ने फोन किया था, आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, उससे बताया था। कुछ भी पूछ लेते हैं वो इंटरव्यू में, कुछ भी पूछ लेते हैं। सर ऐसा पूछा था, मैंने कहा हद हो गई, कुछ भी पूछ लेते हैं वो तो। अब जैसे ये है ना, ये यदि इंटरव्यू पूछ लिया ना, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को आता है ये, क्योंकि हम लोगों ने पता है क्या पढ़ा है बचपन में, क ख ग घ ण खाली, च च ज ज ण खाली। अब बताइए ण है क्या? यदि वो ण है तो फिर हमारा ये ट ठ ड ढ क्या है? फिर इसके ण तो यहाँ पर है, ट ठ ड ढ, ये वाला ण है। तो इसका उच्चारण है क ख ग घ ङ। क्या है? क ख ग घ ङ, ङ बोलते हैं इसको। कई लोग ङ नहीं बोल पाते तो अंग जोड़ देते, अ जोड़ देते, अंग, क ख ग घ अंग, तो वो भी कुछ ठीक है। जो लोग क ख ग ण खाली बोलते हैं वो बहुत गलत करते हैं। क ख ग ण खाली नहीं है, क ख ग घ ङ, च च ज ज य जो है ये है य। ये चाइनीज लोगों के शब्द में य खूब आता है, चांग चुंग चांग चंग पांग पांग, सारा य आता है, ये ङ और य आता है खूब। ट ठ ड ढ ण, अच्छा ण तो खूब, अब ठीक है, तो इसके बाद अक्षर हम लोग खूब बोलते हैं, इसमें गलती नहीं करते हैं। अगला हमारा है चौथा वर्ग है त थ द ध और न। फिर हमारे पास है प फ ब भ और म। अब इसके बाद हमारे पास अंतस्थ है य र ल व। एक ये भी क्रम है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। और फिर इसके बाद है श श स और ह। अब आपसे परीक्षक पूछेगा भाई य र ल व सही है कि य व र ल सही है, सही क्रम क्या है? तो सही क्रम वास्तव में ये वाला है। ये वाला क्रम चल पड़ा है हिंदी में, अलग बात है, वास्तव में शुद्ध क्रम ये है। कैसे है? देखो हमारे पास, क्योंकि हमने पहले ही बताया था आपको, हम सारी हिंदी सीख रहे हैं। आर्टिकल 343 जो संविधान है और वहाँ से लेके 351 तक जो प्रोविजन हिंदी के बारे में है, तो 351 में लिखा हुआ है हिंदी संस्कृत के अनुसार चलेगी। तो संस्कृत में जो है ना, एक प्रत्याहार है, एक सूत्र है ह या वरट, ह या वरट लण, ये पाणिनि का सूत्र है। इसमें से ण का लोप करते हैं, ट का लोप करते हैं, शुरुआत वाले को हटा के हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? य व र और ल। ये हलंत इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि हलंत का मतलब हम स्वर हटा के बात कर रहे हैं। स्वर की चर्चा हो चुकी है, जब हम वापस व्यंजन स्वर मिलाएंगे, शब्द बनाएंगे, तब इसकी चर्चा फिर से करेंगे। तब देखो ये य व र ल जो है ना, य व र ल, ये वास्तव में शुद्ध क्रम है, पाणिनि के अनुसार क्रम है। एक बार प्रश्न आया था 3rd ग्रेड में, ये वाला 3rd ग्रेड में पूछा था शुद्ध क्रम कौन सा है, तो इस वाले को करना। हमें याद तो ये वाला है, लेकिन करना इस वाले को है, तो ये है। तो अब देखिए हलंत ये शुद्ध व्यंजन बताने थे, इसलिए लगाया हमने। अब इसको और स्पष्ट करूंगा मैं। ये आपके सारे, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक ड़ नाम का अक्षर और है जिसको कहते हैं गृहीत व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? गृहीत व्यंजन। ये देखो गृहीत व्यंजन कहा जाता है इसको। तो इस तरह से अपने जो सारे अक्षर, एक चीज और जानने की है आपको, वो ये है कि अभी अभी 2024 में भारत सरकार ने एक वर्ण को स्वीकृति दी है 2024 में। अब उस वर्ण का नाम है र। र, ये जो ल है ना, ये वास्तव में ल और ड़, इन दोनों का बीच का है ये। बिल्कुल राजस्थानी में इसका प्रयोग होता है। जो पश्चिमी राजस्थान के जो लिटरेचर है उसमें इसका प्रयोग आता है। लोग बाग भी ड़ जैसा कुछ अक्षर बोलते हैं वो, तो राजस्थानी में है।
इसके साथ साथ इसका प्रयोग, मैंने क्या कहा, लौ के बीच का उच्चारण है, हिंदी में तो है नहीं इसका, और राजस्थान में इसका उच्चारण है। अच्छा, वेद में भी इसका उच्चारण है। तो एक तो इसका उच्चारण है, हम इसका उच्चारण की बात करें तो एक तो वेदों में है और एक राजस्थानी में। क्या बात है, राजस्थानी जो है वेद का टक्कर, वेद से समानता रख रहा राजस्थानी। वेद में कहाँ है, अग्निमीणे पुरोहितम इत्यादि मंत्र है, अग्निमीणे करके ऐसा शब्द है, उसमें अक्षर है अग्निमीले। वैदिक पंडित का उच्चारण करते हैं अग्निमीणे पुरोहितम। तो मीणे जो बोलते हैं ना, वो तो न तो ड़ है न ही ल है, दोनों के बीच का उच्चारण है। वास्तव में उच्चारण का बड़ा ही वास्तव में गंभीर सिद्धांत है। मैं एक बार एक जर्मन महिला थी, वो मेरे से पढ़ रही थी, मैंने पढ़ाया था उसको, पढ़ा रहा था। मैंने उसका नाम पूछा तो वो अपना नाम मैरी बता रही थी। मेरे पास 2-3 महीने 4 महीने तक पढ़ी थी, वो संस्कृत पढ़ने आई थी यहाँ पे भारत में। तो जब मैंने बोला मैडम व्हाट्स योर नेम, तो उसने बोला माय नेम इज मैरी। वो पता नहीं मैरी कैसे बोल रही, जर्मन की थी वो, भगवान जाने वो कैसे बोल रही थी। हमने तो मैरी अंग्रेजी वाली सुनी हुई थी, तो हम मैरी बोलते ओ नो 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 दिस इज नॉट लाइक दैट। तो मैंने कहा अरे तो भाई कैसे है, बताओ तो सही। तो मैं तो हार मान गया, भाई मेरे बस का नहीं कि तुम्हारा नाम ठीक से बोल पाऊँ, क्योंकि हर कल्चर में चीज़ों का उच्चारण अलग अलग होता है, हर कल्चर में। मुझ भाषा वेत्ता को भी उसका नाम उच्चारण बहुत तकलीफ हुई। मैरी नाम था उसका, जर्मनी की थी, वो डॉक्टर थी, मैं यहाँ पढ़ती थी। तो अक्षरों का उच्चारण के पीछे हर कल्चर का, हर भूगोल का, हर व्यक्ति विशेष का प्रभाव पड़ता है। तो और हमारी तो बात कहनी क्या, हमारा सिक्का तो पूरा विश्व मानता है। ये आया कहाँ से, संस्कृत से आया है। तो वर्णों का बड़ा ही वैज्ञानिक आधार है। आप देखोगे हमारा क ख ग घ ये सब है ना, इन सब का उच्चारण आपको ताज्जुब होगा, इतना प्यारा इनका सिद्धांत है, यहाँ साइंस बन जाए इसमें से। ये जो है ऊपर वाला सारा कंठ से उच्चरित होता है, कंठ से, और इसके नीचे आओगे तालु से उच्चारण होता है, इसके नीचे आओगे तो मूर्धा से उच्चारण होता है। अब कंठ, तालु, मूर्धा वगैरह सारे हमारे जो मुख के अवयव हैं उसके हिसाब से उच्चारण होता है। तथा तथा न जो है ना, ये दंत से उच्चारण होता है। प फ ब भ म जो है ये आपका होठ से उच्चारण होता है। और ये सब का उच्चारण जो हो रहा है ये नहीं हवाई हो रहा है, ऐसा नहीं है, आप बोल के देख सकते हो। हमने प फ ब भ म बोला, देखना बिना होठ का बोल सकते हैं इसको, होठ की सहायता चाहिए। इसका नाम है ओष्ठ वर्ण। इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, और वर्ण क्या है, ओष्ठ्य है। तो इस तरह से इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका उच्चारण कंठ है। बड़ी व्यवस्था है सबकी उच्चारण करने की। और हिंदी वालों ने तो, हमने जो संस्कृत से लिया है वहाँ तो और भी सुव्यवस्थित रूप से चीज़ों को रखा गया है। इस बार यहीं से पूछा था कि भाई इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका और इसका, इसका इसमें से उच्चारण स्थान पूछा था, और बिंदी की वजह से गड़बड़ हो गया था। बिंदी यहाँ लगी है तो क ख ग घ ङ है, और बिंदी नीचे लगी है। एक चीज़ और है, देखिए, तो यहाँ जो ये बिंदी है ना, बिंदी का बड़ा चक्कर है। देखो यहाँ पे यदि आप फ के नीचे बिंदी लगाते हो, फ के नीचे, तो ये बिंदी नहीं है, नुक्ता है। ये क्या है, नुक्ता है। कितनी छोटी छोटी बात है, आप नहीं जानो तो बेकार चले जाएं आपके। ये बिंदी नहीं है, ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या है, नुक्ता है। क्या है, नुक्ता है। नुक्ता शब्द जो है ना फारसी का है, तो ये उनका कंसेप्ट है। तो उनके शब्दों को जब हम उच्चारण में लाते हैं तो हम नुक्ता लगाते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो र है ना, र के नीचे जो ये है, अब ये नुक्ता नहीं है, ये बिंदी है। ये क्या है, क्योंकि हिंदी का ही शब्द है ये बिंदी है। अच्छा, यही चीज आप यदि ऐसे लिखो, संस्कृत का शब्द ले लो, ऊपर बिंदी लगाते हो, तो हम इसको कहते हैं अनुस्वार है। ये क्या है, अनुस्वार है। आप देख रहे हो कितनी सूक्ष्मता है चीजों में। आपसे यही पूछ ले 4 लिख के, बता इसमें बिंदी कौन सा है और अनुस्वार कौन सा है, तो कंफ्यूज। ये वाला ये लगा है ना, ये बिंदी है, हाँ। और ये वाली जो है ये नुक्ता है। यही 3 है बस, और तो कोई है ही नहीं। इधर कौन सी वाली, यही है।
ये वाली, हाँ ये भी बिंदी ही है। ये ऊपर यदि हमारे हमारे यहाँ जो है ना ओरिजिनल, ये वाला, ये जो है ये बिंदी है, ये बिंदी है, ये ऊपर आ रहा है तो अनुस्वार। हमारा अपना तो ये दो ही है, हमारा अपना दो ही है। अच्छा एक फारसी से आया हुआ है, तो फारसी वालों में, अच्छा किसमें फारसी वाले में, फारसी वाले में क ख ग ज फ, इन पांचों में यदि बिंदी लगती है तो वो नुक्ता कहलाता है। वो अक्षर कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ। ये पांचों जो है ना, यदि उसमें है तो, फारसी का है तो नुक्ता कहलाएगा। तो जैसे आप लिखते हो कागज के फूल, आपने लिखा कागज, तो फारसी वाले क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे कागज। आपने लिखा गजल, इसको बोलते भी अलग ढंग से हैं, ये गजल होगा, कागज होगा, है ना। आपको बोलना है फिजूल की बातें मत करो भाई, फिजूल, फिजूल की बातें मत करो, तो फिजूल ऐसा होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये फारसी का शब्द है, फारसी के शब्दों में नुक्ता लगा करता है। नहीं हिंदी में भी, ये हिंदी में तो हमें छूट दी है इन्होंने, हिंदी निदेशालय ने कहा है कि आप नुक्ता के चक्कर में मत पड़ो, आप सीधे बिना नुक्ता का भी लिख सकते हो उर्दू शब्दों को। लेकिन कोई लिखता है, लिखो भाई, कोई यदि फारसी जानता है, वो हिंदी लिख रहा है, तो वो ऐसा लिखे तो कोई दोष नहीं है। लेकिन अपने ऊपर बाध्यता नहीं, ये अच्छी बात कर दी। और बाकी बाध्य कर देता ना कि शुद्ध लिखना है उर्दू जैसा, तो मुश्किल हो जाता, क्योंकि नुक्ता कहाँ लगेगा नहीं लगेगा इसका बड़ा विस्तृत सिद्धांत है। और सामान्य लोग, सामान्य उर्दू वाले भी नहीं जानते, जो फारसी वाले लोग जानते हैं केवल। हमारे एक फारसी मित्र हैं, तो वो तो भजन सुनाते रहते हैं इन सारे उर्दू वालों को। वो कह रहे दीपक जी ये सारा उर्दू वालों ने सारा काम बिगाड़ रखा है, हमारे सारे फारसी शब्दों को बिगाड़ दिया है। वास्तव में नुक्ता कहाँ लगेगा नहीं लगेगा इसके विचार जो है सूक्ष्मता से फारसी में है, उर्दू में। अब आपको हो गया उर्दू फारसी कहाँ से आ गया, क्या आ गया? तो अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की, ये सब भाषाओं का समूह है जिसका प्रभाव हिंदी पर भी है। तो मेरा ये कहना है कि इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये तीन चीज़ें हो गई। ये फ जो है क्या है, फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ड़ के नीचे बिंदी है, अंक के ऊपर जो ये ऊपर लगा हुआ, बिंदी बिंदी नहीं बोलेंगे, इसको अनुस्वार बोलेंगे। इस तरह से हमने भी व्यंजन की शुरुआत की है। व्यंजन हमारा ये रहा, ये सारे हमारे व्यंजन हैं। मैंने नई बात ये बताई कि जो ड़ नाम का अक्षर है ना, भारत सरकार ने माना है, बनाया इसको। अब इस पर हम मूल रूप में आते हैं, प्रश्न कैसा कैसा बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है ना। प्रश्न ले लें। देखिए इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें रहती हैं, वो सारी बातें परीक्षक पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारी बात रखी। अब हमारे पास जो ओरिजिनल बात है वो ये है, इसको हम कहेंगे 1 नंबर। यहाँ देखो आप, 1, इसको कहेंगे 2 नंबर, इसे कहेंगे 3, इसे 4, इसे 5 कहेंगे। यानी क च ट त प, यहीं तक, बस यहीं तक। क च ट त प जो है ना, ये सारे वर्ण स्पर्श कहलाएंगे, स्पर्श कहलाएंगे। इसमें से मैं ये जो अपना वहाँ वाला है इसको हटा देता हूँ, मैं जो अभी नया स्वीकृति दी है भारत सरकार ने, उसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए क च ट त प, ये हमारा 25 क्या है, स्पर्श वर्ण है, इसका नाम है स्पर्श, एक नाम। दूसरा नाम देखो, इसका नाम है वर्गीय वर्ण। क्या नाम है? वर्गीय वर्ण। और इसका तीसरा नाम भी है, मैं स्वर के बारे में बातें की थी, उसको हटा देता हूं, ठीक है। इसका एक नाम और है, और वो है वर्गीय वर्ण, और फिर है स्पृष्ट नाम भी है इसका, स्पृष्ट वर्ण। अब आपसे पूछेगा स्पृष्ट वर्ण कितने होते हैं, बता दो साहब 25 होते हैं। अब ये जो है ना, ये गृहीत व्यंजन है, इसको उसमें शामिल नहीं करेंगे, ये गृहीत है। गृहीत है बाद में आया, ये तमिल वगैरह से ये ऐसा उच्चारण बाद में आया। ओरिजिन हमारे 25 ही थे वर्गीय वर्ण। और संधि वंधि में ये काम नहीं आते, ध्यान रखना, संधि बहुत बड़ा पोर्शन हमारे पाठ्यक्रम में है, उसमें ये वाले नहीं आते, क्योंकि ये गृहीत हैं, बाद में आए हुए हैं। देशी शब्दों में,
मद्रासी शब्दों में, तेलुगु शब्दों में इसका प्रयोग होता है। और हिंदी में भी सड़क वड़क बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये गृहीत है, ये संधि में कभी नहीं आएंगे। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे प्रधन ऊढ़ है, हालांकि अपवाद है ये, तो प्रधन ऊढ़ है ना, तो ये बनेगा प्रौढ़। और कोई यदि प्रौढ़ को ऐसे लिखता है तो गलती करता है, प्रौढ़ में कोई बिंदी बिंदी नहीं आएगी। हाँ, आप यदि संधि से हटके प्रौढ़ तद्भव बनाना ही चाहते हो, लिखना ही चाहते हो, लिख लो भाई। आप तो अपना नाम मोहनिया रख लो, मोनू रख लो, टोनू रख लो, गोलू रखो, कुछ भी रख लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ तक भाषा की बात है, तो भाषा में तो जो शब्द बनते हैं व्याकरण से, वही शब्द सही है। तो प्रौढ़ शब्द जो है ना, ये तत्सम है, तत्सम ही बनता है संधि में। और लोगों ने प्रौढ़ भी लिखा है, करा है, कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मानक के रूप में प्रौढ़ ही रहेगा। इसको हम, तो हमारा अब पहला प्रश्न बना कि स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 हैं। उनका दूसरा नाम क्या है? वर्गीय वर्ण। तीसरा नाम क्या है? स्पृष्ट वर्ण। इसको स्पृष्ट या स्पर्श क्यों कहते हैं? चौथा प्रश्न, क्योंकि हमारे मुख के अवयव आपस में स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। क ख ग सारा बोल के देखो आप, कोई न कोई अक्षर, कोई न कोई हमारा जो मुख का अंग है ना, वो किसी से टच हो रहा होगा, इसलिए उसको स्पर्श कहते हैं। ऐसी विचार धारा है क्या अंग्रेजी में? नहीं है, इतना विचार हिंदी के वर्णों में है। ऐसे आप देखोगे, स्वर अभी पढ़ के गए, तो स्वरों में हमने क्या कहा था? मुंह बोल के देखो, मुंह खुला ही रह जाता है, कोई अक्षर, कोई मुख का अवयव किसी से टच नहीं होता है। और इसमें क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, वो भी क्रमशः, यहाँ कंठ आ रहा है, यहाँ तालु आ रही हूँ करके सब सारी व्यवस्थित सारे मुख के अवयव स्पर्श करते हैं। ये अंदर जाते हैं, फिर नीचे से ध्वनि निकल के बाहर आती है। मतलब ये शरीर रचना विज्ञान के साथ साथ अक्षरों का विन्यास हमारे मनुष्यों ने बनाया है। तो हमारा ये हो गया स्पर्श। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम स्पर्श हो गया। अच्छा, इसमें क च ट त प एकदम याद रहना चाहिए, ख छ ठ थ फ याद रहना चाहिए, द्वितीय वर्ण है। ग ज ड द ब तृतीय वर्ण है। घ झ ढ ध भ चतुर्थ है। और ङ य ण न म ये पंचम वर्ण है। ये याद रहेगा तो आगे चल के पता है, तीसरे के स्थान पे पहला होता है, पहले के स्थान पे चौथा होता है, पहले के स्थान पे पांचवा। ये आपस में लेन देन होगा, किसमें? व्यंजन संधि में। इसलिए पूरा बढ़िया से याद रहना चाहिए, तब आप व्यंजन संधि खटाखट 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 निकाल दोगे। मैं माइक पे बोल दूं बढ़िया से, व्यंजन संधि का यहाँ के सिस्टम ने सत्यानाश कर रखा है। किसी को व्यंजन संधि नहीं आती है, मैं सरेआम बोल रहा हूँ विद्वानों को भी। और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि का उन्होंने क्या पता क्या क्या कर रखा है। ये ऐसा भ्रष्टाचार फैला रखा है, जैसे समाज में भ्रष्टाचार है ना, ऐसे हिंदी में भ्रष्टाचार फैला दिया कई लोगों ने। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं पता कि भाई ये जो हिंदी है ना, ये संस्कृत से आई हुई है। इनको ये भी नहीं पता कि ये आर्टिकल 351 ये कहता है कि भाई संस्कृत से हिंदी को चलाओ। भाई दादाजी नियम बना गए हैं, उसके अनुसार चलाओ, घर घर बढ़िया रहेगा। दादाजी तक सारे कुनबा वाले मिलके रहते थे। अब जैसे ही तुम्हारा शासन आया, सब परिवार अलग अलग हो गया, सब लोग, सब भाई अलग अलग हो गए, सब दुखी हो रहे हैं, शत्रु उसको लूट रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं। कोई एकता का भाव नहीं है, पूरे गांव में बदनामी और हो रही है। और वो तो सब अलग अलग रहते हैं। आपका झगड़ा है, आप एकजुट रहो, किसी का मजाल नहीं विरोधी का आपके आंख उठा सके। और टूट गए ना तो मजे लेंगे, अरे उसका तो भाई अलग हो गया, भाई अलग, पूछेंगे और तुमसे, है तेरा भाई अलग हो गया? अच्छा, झगड़ा हुआ था, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा दिखाएंगे, वो छेड़ेंगे और आप पे मजे लेंगे, बैंक कसेंगे। तो हमारी जो हिंदी है ना, हिंदी को इन लोगों ने, जो लोग कम पढ़ने की आदत रखते हैं, उन लोगों ने क्या किया, हिंदी को संस्कृत अलग कर दिया और बोला कि ये, अरे कोई दादा से बेटा अलग, बाप अलग होगा क्या? पोता ही अलग नहीं होगा दादा से, क्योंकि हमारी थाती है, नाना नानी से, दादा दादी से बच्चा अलग होगा। बच्चा बिल्कुल साला बेसुरा बच्चा होगा, जिसको दादा दादी का, नाना नानी का प्यार नहीं मिला। दुर्भाग्य से किसी की डेथ हो गई हो, दादा दादी, अलग बात है। दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार जिस बच्चे को मिलता है ना, वो बच्चा इमोशनली अलग से स्ट्रांग होता है, तो वो भाग्यशाली बच्चा होता है। तुम लोगों को मिल रहा है कि मिला ना, कि नहीं मिला? दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार यदि मिल जाता है,
तो वो कई बार नहीं मिलता। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, दादा दादी नाना नानी मिले नहीं हमको, तो मैं और बड़ा विद्वान होता। लेकिन ये सच बात है। इसलिए हमारी जो हिंदी है ना, हिंदी की कोई औकात नहीं है। हिंदी जब संस्कृत से जुड़ती है ना, बोल्ड हो जाती है। संसार का कोई भी भाषा सल्यूट मारता है हिंदी को। हिंदी की इतनी सुंदरता है। और अब बताओ हम लोगों ने क्या किया, इस सुंदरता को संस्कृत से हटा दिया। पढ़े ही नहीं आप संस्कृत, अब क्या बोल रहे हो, क ख ग ग ण खाली, च च च च ण खाली। ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार वालों को तो कान पकड़ना चाहिए, अधिकारियों का। कि तुम्हें क ख ग ग ण खाली किससे सिखाया तुमको? सारे अध्यापकों को सस्पेंड करो आप, सबका टेस्ट लो। या वर्ण ज्ञान ही गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क ख ग ण खाली, च च च ण खाली, मनमाना बोल रहे हैं। इतना सुंदर उच्चारण है इसका, सबका उच्चारण स्थान है, सबकी विधि विधान है। अभी कैसे आपने लॉ को शामिल किया? हमारी राजस्थानी भाषा भी महत्वपूर्ण भाषा है, राजस्थानी में ड़ को शामिल किया, ये वेद से मिलता जुलता है। तो हमारी राजस्थानी जो है ना, ये हिंदी से पहले है, ये याद रखना। हिंदी से पहले राजस्थानी है। मैं बताऊंगा एक दिन, इतिहास का पाठ आएगा तो हिंदी से पहले राजस्थानी है। और राजस्थानी जाकर टच होती है। असल में राजस्थानी जो है ना, ये संस्कृत से काफी जुड़ाव रखती है, और हिंदी जो है संस्कृत से काफी दूर की है। तब जाके भारत सरकार ने हिंदी को बोला है, हिंदी कहाँ जा रही है, तू जुड़ अपनी नानी से, हैं? अरे हाँ, और क्या, नानी से जुड़। तूने आर्टिकल बनाया 351 और कहा कि हिंदी जो है संस्कृत से जुड़ के लिखी जाएगी। सारे संविधान में आज लगभग 7-8 लाख शब्द बनाए हैं, पारिभाषिक शब्द। वो सारे शब्द संस्कृत से बनाए हैं। एक पुस्तक आती है, वही पारिभाषिक शब्द आता है ना आपके एग्जाम में, वो शब्द खतरनाक वहीं से आता है, वहीं से आता है। 10-12 प्रश्न आते हैं उसमें से। तो ये सारे बने हुए हैं, विद्वानों ने बनाए, संस्कृत से बनाए। संस्कृत का जैसे आप सहारा लेते हो तो आपकी संधि सही हो जाती है, प्रत्यय सही हो जाता है, उपसर्ग सही हो जाता है। और संस्कृत का सहारा छोड़ देते हो तो आप लुढ़क जाते हो, गिर पड़ते हो, आप संभलते नहीं हो। तो विद्वानों ने जो है ना, संस्कृत से जोड़ के नहीं देखा, इसलिए क ख ग ण खाली, च च ज ञ खाली, और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि सब खराब कर रखा है इन लोगों ने। जबकि ये सारी चीजें जो है ना, ये संस्कृत से मेल खाती हैं। संस्कृत का थोड़ा सहारा ले लिया जाए, संस्कृत थोड़ी पढ़ ली जाए, तो हिंदी के साथ न्याय हो पाता है। जो संस्कृत नहीं जानता है वो हिंदी के साथ न्याय कभी नहीं कर सकता है। तो देखो, मैं ये बता रहा था आपको, अभी देखा ये वर्ण क्रम में एक बार पेपर आया था, पेपर प्रश्न आया था 3rd ग्रेड में, मुझे याद है 5-6 साल पहले आया था कि भाई य व र ल कौन सा सही है। तो बच्चे तो यही लिख के आएंगे, जबकि य व र ल ये वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि हय वरट करके सूत्र है पाणिनि का, उसमें य व र ल, य व र ल ये आया हुआ है। तो पहले य है, व है, र है, ल है, य है, व है, र है, ल है। लेकिन पुस्तक में य र ल व चल रहा है, गलत चल रहा है। तो बहुत कुछ हमने ठीक से अनुकरण नहीं किया है हिंदी संस्कृत का, इसलिए गलत गलत हम याद करते हैं। और परीक्षक इसका फायदा उठाता है, पूछ लेता है बीच से, हमें पता रहता नहीं है, हमसे गलती हो जाती है। तो मैं अपने बच्चों को गलती नहीं होने दूंगा, इससे प्रश्न जो बनेंगे वो सब आप कर पाओगे। तो एक बार फिर से ये सब उतार लो, देख लो। और मेरा ये कहना है कि आप इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। सारा दस्तावेज लिखा है आपको, 450-500 पेज का जो मिलेगा, उसमें आप जब सब जो पाठ होगा पढ़ते जाना। उसमें हर के पास पीछे प्रश्न भी दे रखे हैं, वो प्रश्न भी आप करना। तो देखो, गृहीत व्यंजन के रूप में ड़ ढ को मानते हैं। अब मुझे याद आ रहा है, एक प्रश्न आया था 2011 में कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तत्सम वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये पूछा था। आप देख लेना, 2011 का PSI में पूछा है ये प्रश्न, कितने वर्ण हैं। तो आपको क्या लगता है? अपन मौखिक देख सकते हैं। देखो, 11 तो हैं कौन से? स्वर। तो 11 स्वर तो ये हो गए, लिखते चलते हैं इसको, 11 स्वर। और 25 क्या है? स्पर्श वर्ण, तो ये हो गए 25। और ये भी तो वर्ण ही है, तो इसका नाम है अंतस्थ। इसका क्या नाम है? अंतस्थ। और इसका नाम है इसका नाम है, ये तो अभी शामिल किया, 2024 में शामिल किया। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम है ऊष्म वर्ण। क्या नाम है? ऊष्म वर्ण नाम है इसका। तो जोड़ लो,
25, 4 और 4 कितने हो गए? 5 1 6 4 10 4, ये 44। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार। अब ये कंफ्यूजन क्या है, आप इसको शामिल मत कर देना, एक बात। दूसरी बात, जो आई आए थे, हाँ, उसमें वो शामिल नहीं करना है, अड़ा शामिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसके पीछे लॉजिक है भाई। लॉजिक है कि बाद में आए थे लोग, जो शुरू में थे, जो संस्थापक सदस्य हैं, उनका नाम पहले रहेगा। ये आप कभी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में इसराइल का नाम नहीं था, भारत का भी नाम है, लेकिन भारत परतंत्र भारत था, तो जिसका नाम है। अब आज कोई देश बन जाए, अब जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन का तो अस्तित्व नहीं था उस समय। यूक्रेन जो है ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य नहीं है। तुम लोगों ने क्यों नहीं है? वो तो राष्ट्र है, अगर होगा राष्ट्र तेरे लिए। वो झगड़ा कर रहा है सारा रसिया से, हमारा दोस्त है रसिया, झगड़ा कर रहा है और मान नहीं रहा है। वो जिद्दी राष्ट्रपति वहाँ का है, ये इतना बेवकूफ राष्ट्रपति है, वो सत्यानाश करा दिया पूरे देश का उसने अपना। समझदारी ये होती है, पता चल रहा है यार ये सामने वाला बहुत तगड़ा है, तो बेकार क्यों पंगा लो यार, रास्ता अपना निकाल के चलो। हाँ भाई क्या है, अरे भैया ठीक है यार, माफ़ कर दे यार, हम तो इस रास्ते जा रहे हैं। अब उससे बेकार झगड़ा ले रहे हो, वो हाथ तोड़ रहा है, पैर तोड़ रहा है, सिर फोड़ दिया, एक आंख फोड़ दिया, और झगड़ा कर रहे हो, फिर और तोड़ रहा है। ये ध्यान रखना, ये व्यावहारिक है। अब इसको उठने में कई खरब रुपये लगेंगे, यूक्रेन को उठने में। ऐसा नहीं करना है, मुश्किल है। तो इस तरह से हम यूक्रेन को संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक नहीं बोल सकते। ऐसे हम इसको हिंदी वर्णमाला का मूल ध्वनि नहीं मान सकते। अंग्रेज आने के बाद हम लोगों ने एक ध्वनि स्वीकार की थी हिंदी स्वर में, ओ वाला, कॉलेज वाला ओ वाला, उसको हम मूल ध्वनि स्वर नहीं मान सकते। ये कुछ बेसिक बात है। अब देखो, बात कर ली, बात क्लियर हो गया, अब तुम्हें ध्यान रहेगा, झट से टिक लग जाएगा। तो अब देखो आप, ये 44 पूछा था, 44 पता चल गया। और आपसे पूछे कि ये बताओ कि सारी की सारी जो ध्वनियां हैं, सारी की सारी जो ध्वनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो यदि पूछता है आपसे तो आप क्या कहोगे? अब ये चक्कर वाला क्वेश्चन है, सारी ध्वनियां हिंदी की कौन सी हैं, कितनी हैं? तो चलो हम देखते हैं इसको। सारी ध्वनियां पहले देख लेते हैं। उसमें हम लोगों के पास कितना था? एक 11 था स्वर, और एक जो हिंदी में प्रयोग होता है कॉलेज नॉलेज या आगत स्वर था, तो वो हो गया 12। और अभी कितने थे ये 44 ये हो गए, है ना? अच्छा, ये तो 44 दोनों मिला के है ना? एक मिनट, ये 44 को तो हम ऐसे लेंगे। हमारी सारी, अब वर्ण के बारे में दो विचार आए। देखो, वर्ण के बारे में दो विचार है, एक तो समस्त वर्ण और एक तत्सम वर्ण। तो तत्सम तो हो गए 44, और सब मिला दो तो कितने होंगे? तो इसमें जोड़ दो आप। इसमें क्या क्या जोड़ेंगे हम, उसको देखो अब क्या क्या जोड़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें हम जोड़ेंगे, इनको सबको हटा देता हूं मैं। इसमें हम जोड़ेंगे एक तो हम जोड़ेंगे स्वर, एक स्वर जोड़ेंगे। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है ना? इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दो। फिर ये अभी भारत सरकार को पता नहीं क्या सूझा, ये डाल दिया, इसको भी जोड़ेंगे, तो कितना हो गया? ये एक। अच्छा, हमारे यहाँ एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। अनुस्वार विसर्ग दोनों मिला के कितने हो गया? 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कुल ध्वनियां आप देखो कितनी हो गई, कुल ध्वनियां हो गई, ये देखो 4 5 6 7 8 9 10 के शून्य हासिल 1 4 1 5 50 पूरम पट 50 वर्ण जो है ना, ध्वनियां जो है, इसको हम ध्वनि बोलेंगे। सारी ध्वनियां मिला के हम लोग व्यवहार में लेते हैं ध्वनियां। तो तत्सम वर्ण हमारे पास है 44, और सारी ध्वनियां जिसका हम काम में लेते हैं हिंदी भाषा बोलने करने में, वो है 50। ये हमें ध्यान रखना है। वो संयुक्त वर्ण है, उसकी चर्चा भी करूंगा मैं। तो ये इस तरह से सारा कुछ हो गया। अभी उन्होंने कहा कि भाई क्षत्रिय वाला और वो सब क्यों नहीं है, वो इसलिए अलग से नहीं माना जाएगा। अब जो संयुक्त हम एक हम हेडिंग बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। देखो आप आराम से देखो इसको,
ये देखो, अब हम बात लेने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। तो देखो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में पहले कंसेप्ट देखो आप। कंसेप्ट ये है, जितने भी व्यंजन हैं, कितने व्यंजन थे अभी? 25, 4 और 4, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33 व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन खाली, स्वर को छोड़ दो तो व्यंजन व्यंजन 33 है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 है। क्या पता इस बार पूछ ले व्यंजन कुल कितने होते हो, 33 बता देना। तो ये जो 33 व्यंजन है, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद ये संयुक्त व्यंजन बनाएंगे। ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ सारी किताबों में सब जगह अव्यवस्था फैली हुई है। आप समझो चीज को, आप ऐसे समझो, आपको मजा आएगा। एक लड़का एक लड़की जवान है, एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी कर ली तो तहलका नहीं मचता है। अच्छा वो, अच्छा, राधा ने मोहन से विवाह कर लिया, अच्छा चलो बढ़िया है, हाँ हमारी शुभकामनाएं, जियो रहो बढ़िया से, कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। और पता चला तुम्हारे मोहल्ले के 2 छोरों ने आपस में ब्याह कर लिया, और छोरों ने ब्याह कर लिया आपस में, ऐसा आश्चर्यचकित हो गए ना। जब छोरे छोरे ब्याह कर लें तो समझो वो विचित्र बात है। और व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं, छोरा छोरी मिलते हैं तो विचित्र बात नहीं हो, स्वाभाविक बात है। आपको मिलाना है सबको। लोग वाग तो शादी कराते हैं, अरे छोरी पैसा नहीं, आजा मैं करा दूं तेरे, छोरा देखा है मैंने, ले आजा, छोरा तेरा ब्याह नहीं हो रहा, ला मैं तेरा ब्याह करा दूं, पुण्य का काम समझते हैं। ऐसे यहाँ भी जो व्यंजन और स्वर है ना, दोनों को मिला दो, पुण्य मिलेगा, तुमको नंबर मिलेगा। लेकिन जब व्यंजन व्यंजन की बात आती है तो व्यंजन व्यंजन आपस में जब मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 तरह से नहीं मिलते हैं, 4 व्यंजन बता रखा वैसा नहीं होता है। व्यंजन कुल कितने हैं? 33 हैं। ये बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये कुल कितने हो गए? 10 डिजिट हैं ये, है ना। ये 10 डिजिट मिलकर कितनी संख्या बनाते हैं? अनंत संख्या बनाते हैं। तो हमारा जो 33 व्यंजन है ना, ये आपस में मिलकर लाखों की संख्या में संयुक्त वर्ण बनाते हैं। तो हमारा संयुक्त वर्ण कितने हैं? क्या लिखोगे आप? लाखों हैं। तो साहब ये क्षत्रिय वगैरह का चर्चा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़े से हटके हैं, क्योंकि 2 अक्षर के मिलते शकल बदल जाती है इनकी, इसलिए इसको अलग से हम बताते हैं। वो कौन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन नंबर 1 है क और श। मैं अभी स्वर नहीं मिला रहा हूं, ये दोनों मिलके बनेगा श। इसमें अ जोड़ दो तो ये बन गया क्ष। इसको आप लिख लो, क श मिलके क्ष बना, क्ष में अ जोड़ा तो क्ष बन गया। ठीक है। अब दूसरा लेता हूं मैं, दूसरा है त और र। इसमें आपने जोड़ दिया तो बन गया त्र। इसमें आ जोड़ोगे तो बन जाएगा त्रा। ये आपको ध्यान रखना है। ये त्र ऐसे भी लिखते हैं लोग बाग, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। अच्छा अब देखो, इसमें जो क श मिलकर क्ष बना है, ये कहाँ दिख रहा है? देखना जरा, इसमें षटकोण का श दिख रहा है क्या? इसमें क कहाँ दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसको अलग से संयुक्ताक्षर बोला गया है। आगे देखो, आगे हमारे पास एक अक्षर है ज और य। इन दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो ये ऐसा बनता है ज्ञ। इसमें आप अ जोड़ दो, इसमें अ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ये ज्ञ, ये पूरा बन गया ज्ञ। ऐसे आप देखेंगे चौथा हमारे पास अक्षर है श और र। इसको दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा स्र। अ जोड़ दोगे तो बन जाएगा स्र। ऐसे के अक्षर है, वो है स और र। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा स्र। और इसमें अ जोड़ दोगे तो बन जाएगा स्र। 5, 6 नंबर देखो, 6 नंबर में द और य,
इनको जोड़ोगे तो बनेगा ये द्य। इसमें अ भी जोड़ दोगे तो दोनों मिलके बनेगा विद्यालय वाला द्य। ऐसे करके मैं लाखों लिख सकता हूं, पर लाखों जो लिखूंगा ना, अब जैसे जैसे 7वां ले रहा हूं मैं, 7 नंबर ले रहा हूं मैं, प और प, ये प है, ये प, दोनों व्यंजन व्यंजन है, तो ये व्यंजन व्यंजन मिलके बनेगा प। तो दिख रहा है, दिख रहा है, इसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, दिख रहा है प प दिख रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें देखो ये जो बन गया बदल गया ना, इसलिए इसको ज्यादा महत्व देते हैं। 5 नंबर, अब हम 8वां लेते हैं। 5 नंबर और इसमें क्या फर्क है देखो, स त र, ये बन गया स्त्र, और जोड़ दिया तो बन गया स्त्र, स्त्र। और इसमें यदि आपने ई जोड़ दिया, बड़ी ई, तो बन जाएगा स्त्री। अब मेरे को बताओ आप 8 नंबर और 5 नंबर में क्या फर्क है, और आप सच सच बताना कि आप 5 नंबर वाले को और 8 नंबर वाले को एक समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे। क्योंकि जब आप लिखते हो, जैसे हमने आपसे कहा सहस्त्र लिखो, हजार, हजार का वाचक है सहस्त्र, तो देखो मैं सहस्त्र लिखता हूं, ये लिखा मैंने, एक तो मैंने ऐसे लिखा, एक ऐसे लिखा, एक ऐसे लिखा, बताओ कौन सा शास्त्र सही है। यह हजार वाचक है, हजार की संख्या को बताने वाले 3 लिखे हुए हैं, कौन सा सही है, 1 2 3? बीच वाला ये कह रहे हैं आप लोग, पहला दूसरा भी कह रहे हैं, तीसरा भी कह रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड कह रहे हो, नीचे नीचे वाला भी ये कह रहे हैं। यही बात समझनी है, यहीं से पेपर बनाता है परीक्षक। चलो हम एक और शब्द लेते हैं। ये पानी का जो स्रोत होता है, जल स्रोत, स्रोत, तो देखो जल स्रोत को लेते हैं, स, ये हमने लिया जल स्रोत, जल स्रोत सूख गया है, इसमें हमने लिया 4 5 और 6। हमने यहाँ पे अभी आपके सामने 6 शब्दों को लिया है, और आपको कंसेप्ट सही करना है कि वास्तव में ये जो स्रोत है ना, स्रोत 4 नंबर वाला सही है, और सहस्त्र में आपका 2 नंबर वाला सही है, बाकी ये सब गलत है। ऐसा लिखोगे इसका मतलब आपको हिंदी नहीं आती है, हिंदी कम आती है। यदि लिखते आ रहे हो तो छोड़ दो इसको। क्यों? बात आ जाओ, क्योंकि हमारा जो स्रोत शब्द है ना, इससे बनता है। स्रोत और सहस्त्र किससे बनता है? इससे बनता है। इसमें कितने अक्षर देखो, स, र है और अ है, तो स्र बनेगा, इसका उच्चारण है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे ना, इसका उच्चारण साफ दिख रहा है, स, र और अ। भाई स्र मिला है तो स्र बना, अ है तो स्र को हम कैसे लिखेंगे? स्र को हम ऐसे लिखेंगे, S R A, ये स्र होगा। और स्त्र को कैसे लिखेंगे? ये वाले को दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसका तो S लिखो, इसका T लिखो, इसका R लिखो, और अ को ऐसे लिखो। ये देखो इसमें 4 है और इसमें 3 है, दोनों अलग अलग, उच्चारण दोनों का अलग अलग है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इसके आधार पे आपका 1 2 प्रश्न बिगड़ सकता है, बन सकता है, ये ध्यान रखना है। तो संयुक्ताक्षर की जब बात आती है, तो संयुक्ताक्षर में इस तरह के बहुत सारे शब्द आते हैं जिनसे संयुक्ताक्षर बनते हैं। संयुक्ताक्षर में एक चीज और बता दूं मैं, र का बड़ा भारी फेरबदल चलता है। तो संयुक्ताक्षर में र का जो फेरबदल चल रहा है, उसको भी ये सब लिख लो, उतार लो आप। र वाला भी आपको बता देता हूं। जैसे आपने सीखा ना, ये ध्यान रखना है, किताबों में लोग बाग सब गलत बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भी नहीं, लिखेंगे भी नहीं, जबकि बहुत ईजी है लिखना। इसको लिखने 5 नंबर को कैसे लिखेंगे हम? भाई आराम से 100 लिख लो, 100 लिख लिया, 100 लिख लो, और 100 के बाद इसमें बीच में ऐसे कर दो। और यदि स्त्री वाला स्त्र लिखना है, ये तो 3 को लिखा हमने, ये 4 वाले को लिखना है, तो पहले आप आधा 100 लिखो, फिर आप ये त्र लिखो, और फिर ये जोड़ो स्त्र। इसको ऐसे भी लिखते हैं,
इसको ऐसे भी लिखते हैं। और होता है क्या, जल्दीबाजी में ये और ये जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है। जुड़ने के कारण इसका भ्रम हो जाता है, हम स्त्र को स्त्र समझने लग जाते हैं या इसको भी वही समझने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। दिस इज ये एक चीज है और ये आपका दूसरा चीज है। ये कहाँ गया, ये 5 नंबर अलग चीज है और 8 नंबर अलग चीज है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, हिंदी के नाते हमें बात याद रहनी चाहिए। ये हर बार इस बहाने से वो प्रश्न भी बनाते हैं कई बार। शास्त्र का ये वाला सही है, नहीं ये नहीं है, त्र है। तो ये जो मैंने त्र लिखा है ना, ये मैंने 8 नंबर वाला लिखा है भाई। अब इसमें बात ये है कि 8 वाले से भी कुछ शब्द बनते हैं और 5 वाले से भी कुछ शब्द बनते हैं। मैंने अभी 5 वाले शब्द 2 लिए, चलो आपकी इच्छा है तो मैं 8 वाले शब्द लेता हूं। 8 से शब्द बनेगा, ये देखो आप, मैं इसको आगे कर देता हूं। ये देखो, ये जो 100 है ना, इस 100 अब र में और डाल ही देता हूं, पूरा पूरा र कर दिया और बाहर में निकाला हूं। इन दोनों को जब मिलाएंगे ना तो ये स्र ऐसा बनेगा, स्र। और यदि आप 100 में तो भी मिलाते हो फिर र रखते हो, अब र को मैंने पूरा रखा है तो ये क्या बनेगा, ये स्त्र बनेगा। अब देखो इससे शब्द क्या क्या बन रहा है, इससे शब्द बनेगा स्रोत, थोड़ी देर पहले लिखा था आपने। इससे शब्द बनेगा स्राव, रक्त स्राव होता है ना, रक्त स्राव ये से होता है, इसको बोलेंगे रक्त स्राव। और इसको बोलेंगे हम श्रवण, सहस्र। ये सारा का सारा जो है ना इस तरह से जुड़ रहा है। अब हम त्र वाले लेते हैं। त्र वाले तो बहुत सारे आपको ध्यान होगा, एक वस्त्र, शस्त्र है ना, अस्त्र। तो अपन हिंदी वाले लोग हैं, हम लोगों को दोनों में फर्क करना आना चाहिए। यदि नहीं किया तो हम ऐसे मानेंगे यार ये तो ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ रखा है। आप अंदर घुसते हो तब जाके ऐसी बात आपको मालूम पड़ती है। इस संयुक्त अक्षर के बारे में ऐसी ऐसी चीजें आपको ध्यान रखना है। शलगम वाले को देख लेते हैं। देखो ये जो शलगम वाला 100 है ना, इसमें आप र जोड़ दो, मैंने र में और रखा है, ठीक है। इन दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा स्र। अब देखो ये श में इसके और भी देखो आप, यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास ट है, ट में मैंने र मिलाया तो बना ट्र। ये देखो ठ है, ठ में र मिलाया तो बचा ट्र, ठीक है। हमारे पास छ है, छ में र मिलाया तो बना श्र। हमारे पास ट ठ ड ड है, ड में र मिलाओगे तो बनेगा ड्र। इतनी बात देख लिया आपने, इसको उतारते चलो और देखो आप। अब यहाँ पे मैं कुछ अक्षर लेते हैं, जैसे क है, क में र मिला दिया तो ये बन रहा है क्र, है ना। प में र मिलाए तो बन रहा है प्र। न में र मिलाए तो बन रहा है र, र। ख में र मिलाएंगे तो बनेगा, क्या बनेगा, क्र। अब आपको ध्यान ये देना है कि भाई गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हो आप, यहां भी र मिलाया तो श बन गया, र मिलाया तो ये, मतलब ट में र मिलाया तो ट्र बना और प में र मिलाया तो प्र। ऐसा क्यों बना, ऐसा क्यों नहीं बना, इसमें क्या चक्कर है बताओ भाई। इसमें भी तो र मिल रहा है, ट में र मिल रहा है, यहाँ भी प में र मिल रहा है, तो प में र मिल रहा है, क में र मिल रहा है, तो ऐसा लिखा जा रहा है। और जब आप ट ठ छ में ड में र मिलाते हो तो ऐसा लिखा जा रहा है। इसको कहते हैं, इस तरह की जो आकृति है ना, यहाँ ऐसी आकृति है, ऐसी वाली, और यहाँ पे आकृति कैसे, प में ऐसी वाली। तो ऐसी वाली दो अलग अलग आकृति क्यों है, ये हमारा प्रश्न है। नहीं मतलब कुछ नहीं, सब हो गया। ये हमने ठ में र जोड़ा, ठ बना, छ में र जोड़ा, अक्षर बना, ये बिल्कुल शुद्ध है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि एक में तो आपने ऐसा किया, एक में आपने ऐसा किया,
यानी एक बच्चे को तो आपने, आपका भांजा दो है, दोनों भांजों में से एक को एक लड्डू दिया और जो दूसरा था उसको दो लड्डू दिया। ऐसा क्यों भाई? दो भांजे हैं, आपको बराबर व्यवहार करना चाहिए था। उसको एक दिया, उसको भी एक देना चाहिए था। अब दो दे दो, दोनों को दो दो दो। यहाँ दो दो है डंडे, यहाँ पे एक डंडा है, ऐसा क्यों है? इसका कारण है, इसका कारण ये है, एक जो भांजा है ना, इसको दो दिया है, वो बेचारा कमजोर है, उसको थोड़ा सा हिष्ट पुष्ट होने की आवश्यकता है। और ये तो ऑलरेडी पहलवान है, दूसरा वाला भांजा, तो दूसरे वाले को एक दिया, दूसरे को दो दिया। बोल दिया है तू उनको परेशान मत कर, वो कल भी खाना नहीं खाया था, उसको आज हम दो दे रहे हैं, तू तो रोज खा रहा है, इसलिए तेरे को एक दिया, तो कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर समझो आप, यहाँ जो है ना, हमारे जितने भी अक्षर है ना, क ख ग वाले, मैं एक बार आपको अक्षर दर्शन कराता हूँ। इसको देखो आप, अक्षरों को देखो, ये देखो, इन अक्षरों में आप देखोगे कुछ अक्षर ऐसे हैं नीचे तक डंडा आ रहा है, नीचे तक आ रहा है। कुछ अक्षर ऐसे हैं डंडा नीचे तक नहीं आ रहा है। जैसे देखो, क में डंडा आ रहा है, ख में आ रहा है, ग में आ रहा है, घ इसमें नहीं आ रहा है, च में आ रहा है, छ में नहीं आ रहा है, ट ठ ड ढ ण में किसी में नहीं आ रहा है, ण में आ रहा है। और यहाँ पे द का डंडा, द का नीचे तक नहीं आ रहा। डंडा का मतलब ये पाई जो है ना, ये देखो, ये इस तरह से नीचे तक आ रहा है, ये देखो, ये नीचे तक, छ में नहीं आ रहा है, ये ज में आ रहा है, झ में आ रहा है, य में आ रहा है, ट ठ ड ढ में किसी में डंडा नीचे तक नहीं आ रहा, ण में आ रहा है, त में आ रहा है, थ में आ रहा है, द में नहीं आ रहा है, ध में आ रहा है। अब सुनना, जिसमें डंडा नीचे तक आ रहा है उसमें र जोड़ोगे तो ऐसा लगेगा, कैसा? एक एक वो लगेगा, बस ये है नियम, एक लगेगा, एक लग गया। और जिसमें डंडा नहीं आ रहा है, बेचारे के पास डंडा है ही नहीं, नीचे तक डंडा नहीं है, उसको दो डंडा दिया अपन। ये सिद्धांत है, इसलिए ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अब ये सारी चीजें जो है ना, आगे चल के बहुत काम आएंगी आपको, क्योंकि जब वर्णच्छेद सिखाएंगे तब ये काम आएगा। और कई बार शब्द, कौन सा शब्द किस में पहले आएगा, डिक्शनरी में शब्द पूछा गया है, इस बार भी पूछा था ड्यूटी वाले में, कि कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ये सब तब कर पाओगे जब इनको तोड़ना आएगा आपको। तो ये हमने संयुक्त के अक्षरों के बारे में ये सारी बातें रखी आपके सामने। अगला हमारा इसी से संबंधित चीज है जो आपको जानना है बढ़िया से, वो है, इसको उतार लो सबको। अगला जो हमारा वो है ना, वो ये है वर्णच्छेद। वर्णच्छेद नाम है इस टॉपिक का हमारा। इसमें सारे अक्षरों का हम अलग अलग वर्णन करते हैं। ये देखिए, वर्णच्छेद। वर्णच्छेद, अभी संधि विच्छेद तब हम सीख पाएंगे जब वर्णच्छेद आ जाएगा। संधि विच्छेद में जाने से पहले हमें वर्णच्छेद आना चाहिए। तो अब सब समझ चुके हो। अब वर्णच्छेद में हमने इसको बता दिया। अब असल में ये जो क है ना, क के साथ अब मैं अलग से ले लेता हूं, अलग पेज पे लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, इस क में पहले अक्षर क ले लेते हैं। क में यदि आप अ जोड़ते हो तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? क बनाते हैं। अब देखो, अब ये हलंत वाला झंझट खत्म। अब सीखोगे हलंत वाला क्या चक्कर था। पहले हलंत इसलिए लिख रहा था, मैंने स्वर जोड़े नहीं थे, व्यंजन व्यंजन पढ़ रहे थे, स्वर स्वर पढ़े, तो मैं क्यों जोड़ू। अभी हम सोने का, शुद्ध सोने का विश्लेषण कर रहे हैं, तो सोने में तांबे क्यों मिलाऊं मैं। तो पहले सोना सोना देख लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं आभूषण। आभूषण बनेगा तो 24 तोले का सोना नहीं पहना जाता, 22 का, 18 का। तो हम अब बनाने जा रहे हैं आभूषण। क्या आभूषण? शब्दों का आभूषण, वाक्य का आभूषण। उसमें हम इसको मिलाएंगे। तो देखो, मिलाना इस तरह से, क से मिलेगा क बनेगा, क से आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? का बनेगा। क से ई जोड़ेंगे तो हमें क्या बनेगा? की बनेगा। क से अब बड़ी ई जोड़ेंगे तो ये की बनेगा, है ना। क से ऊ जोड़ोगे तो कू बनेगा। क में यदि आप बड़ा ऊ जोड़ते हो तो ये क बड़ा वाला बनेगा। क में यदि आप री जोड़ते हो
तो ये क क्या बनेगा, क्री बनेगा। अच्छा, इस क में यदि आप हलंत करके र जोड़ते हो तो कैसा बनेगा, ये क्र बनेगा। ये गलती मत करना, बोलने में दोनों का उच्चारण अलग है, बच्चे यहाँ गलतफहमी कर जाते हैं, गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना है अपने को। इसी तरह से क में यदि आप ए जोड़ते हो तो क्या बनेगा, के बनेगा। क में आई जोड़ो तो कई बनेगा। क में ओ जोड़ो तो को बनेगा। क में औ जोड़ो तो कौ बनेगा। क में आ जोड़ो अनुस्वार वाला तो ये क्या बनेगा, कां बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये दोनों मिलेगा ना, मिला देंगे तो ये मिलना चाहिए, मिलेगा तो बनेगा को। देख रहे हो, को बन रहा है, देखो मात्रा इस पे आ रही है। जब कऊ बनाते हो आप, इसका जोड़ने का भी नियम है, ऐसे नहीं मनमाना नहीं जोड़ा जाता है। और जल्दीबाजी में कर देते हैं अलग बात है, बाकी क और औ को जोड़ेंगे ना तो देखिए, एक मात्रा तो आएगा इसके ऊपर और दूसरा मात्रा आएगा इसके ऊपर, नीचे हमें खंबा चाहिए, ये शुद्ध रूप लिखने का है। इस तरह से सारा लिखा जाता है। अब जैसे देखिए, मैं ये बताने के बाद मैं कोई शब्द लेता हूं, उसको फिर हम वर्णच्छेद करेंगे। देखो, हमारे पास है कमला। कमला का मतलब होता है, हो सकता है तुम्हारे ध्यान में होगा, मेरी छतरी के नीचे आ जा क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। वो वाले कमला नहीं है, ये कमला माता लक्ष्मी के लिए है। हम लोग नाम रख लेते हैं, कमला का मतलब है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का नाम है कमला। तो कमल आसन पे बैठती हैं वो, तो आप देखोगे कमला। एक शब्द लेता हूं मैं, नदी। एक लेता हूं मैं, गुरु। एक ले लेता हूं मैं, वैशाख। इन सब का वर्णच्छेद करते हैं। देखो, यही हमारा काम आएगा। और वर्ण अलग अलग, क, अ, म, अ, ल, आ, ये वर्णच्छेद हो गया। इसको कहते हैं वर्णच्छेद, संधि विच्छेद नहीं, वर्णच्छेद। ये वर्णच्छेद हो गया। नदी में देखिए, न, अ, द, बड़ी ई, नदी। गुरु में देखो, गुरु में क्या होगा, ग, उ, र, छोटा ऊ। और यदि हमारे पास ऐसा होता, गुरुपदेश होता। अब देखो, गुरुपदेश की वजह से ये जो र है ना, देखो बिना गांठ वाला है, छोटा है। ये गांठ वाला है, बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा वाला है ये। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, गुरुपदेश। ये टूटेगा, ग, छोटा ऊ, र के आगे क्या आएगा, बड़ा वाला ऊ आएगा। ये ध्यान रखना है। और प में अ है और श में अ है, ऐसे टूट गया ये। वैशाख में देखिए, व जो है ना, व में दो मात्रा वाला कहाँ है, ये रहा व, दो मात्रा। तो ये व और आई, शाख, श, आ, ख और अ, शा। इस तरह से हम वर्णच्छेद किए। अब मैं आपको कुछ शब्द देता हूं, उन शब्दों का आपको वर्णच्छेद करना है। तैयार हो आप? ये देख लो, उतार लो, उतार रहे हो तो मैं दे रहा हूं आपको लिखने के लिए। सीधे संधि तैयार नहीं करना होता है, सबका एक एक तरीका होता है। इस तरीके से करोगे ना तो अच्छे अच्छे संधि वालों को पटखनी दे सकते हो आप, आराम से, आराम से कर सकते हो आप। तरीका होता है हर चीज का।
गुरुपदेश। गुरुपदेश, द था, देश। हाँ नहीं, गुरुपदेश, गुरु बड़ा वाला था ना, गुरु प दे श, यानी यहाँ पे गुरु और उपदेश दो शब्द बने हैं, गुरु और उपदेश दोनों मिलके गुरुपदेश बन गया। जब उ मिला ना तो गुरु में रू बड़ा हो गया। ये हाँ, ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। इसको आएंगे करेंगे अब हम लोग संधि वंधि में, सब में हम लोग अभी आराम से अभी आएंगे। ठीक है, तो अब मैं, आप इसका ले लो और मैं आगे बढ़ता हूँ। वो लिख लिया सबने? हाँ, तो देखो अब मैं प्रश्न देता हूँ, आपको करना है इसमें से। अब आप करके बताओगे, सबको अलग अलग करना है। राष्ट्रीय, फिर हमारे पास सौभाग्य, लाक्षणिक, विवेक, कण्व, कर्ण, प्रारंभ, द्राक्षा सब, इंद्रिय, इंदिरा, ज्ञानेश्वर, श्रीमान। इन सारे अक्षरों को आपको अलग अलग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसको आप सबको अलग अलग कीजिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया था, सबको यहाँ पे इसके नीचे या बगल में इसको सब तोड़ के बताइए। मैं सबका देखूंगा एक एक करके। यदि यह आ गया, इसका मतलब है आपका वर्ण छेद क्लियर होते ही संधि वंधि में आप आराम से गतिशील रह सकते हो। इसके बिना मामला गड़बड़ होगा आगे चल के। सबको तोड़ो आप, फिर मैं देखता हूँ सबका। तोड़िए सबको। एक मिनट।